एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ यस रही है आपको? आवाज़ आ रही है ना आपको? हाँ मैम आ रही है। ओके। आप मैम कुछ पूछ। ये फ्लो चार्ट होगा? हाँ, ये मैं अभी बताती हूँ। ये थोड़ी हम्म। देर बाद स्टार्ट करेंगे, इसके पहले एक और है, पहले हम वो समझेंगे। ठीक है, आई थिंक हमें क्लास स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, ओके। हमने कल तक जो पढ़े उसमें कोई डाउट है? एनी डाउट? नो मैम। नो डाउट? ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है। तो अब हम नए कॉन्सेप्ट्स कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को स्टार्ट बताऊंगी कि हमने पढ़े थे फ्री कंसेंट ना होने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। हमने देखे थे कोर्जन होता है। फ्री कंसेंट नहीं होना इसका मतलब है कि द कंसेंट इज अफेक्टेड ईदर कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक, राइट। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इज विशिएटेड बाय और इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कोर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, तो क्या होगा? वो सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? वॉइडेबल होंगे। और ये कहाँ मेंशन है? ये सेक्शन 19 में मेंशन है। सिमिलरली सेक्शन 19 ए कहता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट विशिएटेड होगी, तो इन दैट केस द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वॉइडेबल अंडर सेक्शन 19 ए, राइट। और सेक्शन 20 डील्स विथ मिस्टेक्स, 20 एंड 21 डील्स विथ मिस्टेक्स, मिस्टेक्स ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉज एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। क्लियर है? अब हम एक नए टाइप का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, दैट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट अगर कहीं पर भी एक वर्ड आए तो आपको बस कंटिंजेंट वर्ड से समझना है, इट इज इक्विवेलेंट टू कंडीशनल। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, राइट। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस या कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसकी परफॉर्मेंस किसी एक्ट को करने, किसी इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंड करती है। समझ आ रहा है? जैसे कि मैं एग्जांपल देकर बताती हूँ। पर्सन ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विथ पर्सन बी दैट आई शैल गिव यू माई हाउस, आई विल सेल यू माई हाउस फॉर रुपीज़ XYZ अमाउंट इफ सी डज नॉट बाय इट फॉर दैट अमाउंट। क्लियर है? यहाँ पर ए बोल रहा है कि मैं, बी से कह रहा है कि मैं आपको अपना घर, मेरा जो घर है वो मैं आपको बेच दूंगा फॉर लेट्स से XYZ अमाउंट। अगर सी उसे नहीं खरीदेगा उस अमाउंट पर, तो यहाँ पर ए और बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज बेस्ड ऑन दी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, डिपेंडेंट ऑन एन इवेंट। इवेंट क्या है? कि सी अगर नहीं खरीदेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो ए और बी के बीच में वो कब होगा? वो तभी होगा जब सी घर खरीदने से मना करेगा। अगर घर सी ने खरीद लिया तो क्या होगा? ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट, ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? इट विल बिकम वॉइड, राइट। क्लियर है? ओके, आई होप इट्स क्लियर। आपको मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हम एक नए टाइप का कॉन्ट्रैक्ट बात कर रहे हैं। सेक्शन 31 टू सेक्शन 36 डील्स विद कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। इट सेज दैट कि कॉन्ट्रैक्ट के बीच की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट। पार्टीज आपस में कंडीशन बनाती है। पार्टीज ये बोलती है कि हमारा बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तभी परफॉर्म होगा जब कोई इवेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी थी कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आई विल सेल यू माई हाउस फॉर रुपीज़ लेट्स से 1 लाख रुपीज़ इफ सी डज नॉट बाय इट फॉर 1 लाख रुपीज़। ठीक है, ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट तभी कंप्लीट होगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होगा जब कि सी
उसे के घर को परचेज करने से मना कर देगा, राइट। लेकिन अगर सी ने परचेज कर लिया तो ए और बी के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि अगर इवेंट होता है इन ए और बी के बीच के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये था कि अगर इवेंट होगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। या फिर कॉन्ट्रैक्ट ये भी हो सकता है कि हमारे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि अगर सी ने खरीद लिया मुझसे एक प्रॉपर्टी तो मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी दे दूंगा, और अगर सी ने नहीं खरीदा तो क्या हुआ, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। हैपनिंग किसी इवेंट का होना या ना होना ये डिपेंड करता है कि पार्टीज के बीच में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है। कंटिंजेंट जहाँ पर भी वर्ड आए आप लोग को समझ जाना है डिपेंडेंसी, कि किसी ना किसी चीज़ पर डिपेंडेंसी है उस कॉन्ट्रैक्ट की, क्लियर है। तो ऐसे ही बहुत सारे टाइप कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में सेक्शन 31 टू सेक्शन 36 दीज आर द प्रोविजंस। 31 तो डिफाइन करता है कि क्या होते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 32 33 बताता है कि इफेक्ट क्या होगा होने से या ना होने से किसी इवेंट के, मतलब दैट टोटली डिपेंड्स ऑन पार्टीज। एक और चीज़ है कि ये किसी अनसर्टेन इवेंट की बात करेगा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा कोई ना कोई ऐसा अनसर्टेन इवेंट होगा, मतलब जिसके बारे में पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, और दैट मस्ट बी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट होगा, ठीक है। कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई इवेंट हो गया है पास्ट में उसके ऊपर हम बता रहे हैं, फ्यूचर होना चाहिए और अनसर्टेन होना चाहिए, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इस पर ही सेक्शन 36 आता है जिसके बारे में हमने कल भी पढ़े थे कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो ऐसी चीज़ पर डिपेंड करता है जो कि हो ही नहीं सकती कभी, इम्पॉसिबल चीज़ पर डिपेंड करता है, तो उस केस में तो डेफिनेटली वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा, ठीक है। इट सेज दिस सेक्शन 36 सेज अबाउट दैट, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ICMA का। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले हम समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है इस वर्ड का, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट समझ आया आपको क्या होता है, डिस्चार्ज मतलब कि कब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये सारी कंडीशंस हैं, ये सारे दीज आर नॉट द कंडीशंस, ये सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशन से दे आर नो लॉन्गर बाउंड। पहला होगा बाय परफॉर्मेंस, मतलब कि अगर पार्टीज ने ऑलरेडी परफॉर्म कर चुकी है तो क्या वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए लायबल होंगी, नहीं होंगी, ठीक है। पहली चीज़ तो डिस्चार्ज कब हो जाएंगी, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन परफॉर्म्ड, अपने अपने दायित्व, जो भी राइट्स और अधिकार और दायित्व थे दोनों पार्टीज ने अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर दिए, ख़त्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ये तो सीधी तरह से। दूसरा है कि बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़। अब एक्ट ऑफ पार्टीज़ क्या होगा, ये डिफरेंट टाइप के होंगे, इसमें ही बहुत सारे टर्म्स हैं, नोवेशन, रेसिजन, रेमिशन, वेवर, ऑल्ट्रेशन, ओके। तो नोवेशन मतलब एक्ट ऑफ पार्टीज़ क्या होगा, जब पार्टीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ हैं उनके किसी विलीफुली कोई काम करने से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। नोवेशन मतलब क्या होता है, नोवेशन मतलब होता है कि जब जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद कोई एक और कॉन्ट्रैक्ट आता है पार्टीज़ के बीच में, तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑल्ट्रेशन क्या होता है, नोवेशन हो सकता है सेम पार्टीज़ के बीच में हो, या फिर हो सकता है डिफरेंट पार्टीज़ में हो लेकिन सेम टर्म्स में हो। जैसे इसका एग्जांपल होता है कि ए बी और सी ने डी से कुछ अमाउंट लिया हुआ है, डेट लिया हुआ है, तो इट इज़ ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, कि ए बी सी ने डी से बोले कि हम आपसे पैसे ले रहे हैं, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके बाद तो कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में है, ए बी सी एक पार्टी हो गई और डी एक पार्टी हो गई, राइट। अब यहाँ पर कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि सी ने अपने हिस्से का जो अमाउंट था, लेट से कुछ XYZ अमाउंट था,
तो सी ने अपने हिस्से का अमाउंट इन दोनों को पे कर दिया और बोला भाई अब मैं इस चीज़ से आउट हूँ। तो ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब ए बी सी डी के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि हमने जो आपसे अमाउंट लिए थे ना, अब उसके लिए सिर्फ ए और बी ही लायबल है, अब सी लायबल नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्या हुआ, सेम टर्म्स पर है, सब कुछ है, बस पार्टीज चेंज हो गई। अब सी नहीं रहा बाउंड, या सी ने कहा कि मैं मेरी जगह मेरा बेटा लायबल होगा, बेटा भी बोलता है हाँ ठीक है मैं लायबल होगा इनकी चीज़ के लिए, उन्होंने पर्सन ई का नाम दे दिया। अब ए बी सी और डी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ए बी ई और डी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इट इज़ अ नोवेशन। नेक्स्ट होता है रेसिजन। इसके बाद हम, एक मिनट, नोवेशन के पहले हम नोवेशन के बाद हम पढ़ते हैं ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है कि जब टर्म्स में कुछ चेंजेस हो, तो वो भी पार्टीज़ की एक्ट से हो रहा है, विलफुल एक्ट से हो रहा है, तो दैट इज़ तब भी पार्टीज़ को जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट है, अमेंडमेंट से पहले या किसी ऑल्ट्रेशन से पहले का कॉन्ट्रैक्ट है, दे आर नो लॉन्गर बाउंड टू परफॉर्म इट। ओके, नेक्स्ट है रेसिजन। रेसिजन मतलब होता है कि पार्टीज दोनों सहमति से विलफुली चाह रही हैं कि अब उन्हें ना ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना है, तो क्या होगा, रेसेंड करने के लिए वो लोग एक देंगे। रेसेंड करना या रेसिजन मत करना मतलब ख़त्म करना किसी कॉन्ट्रैक्ट को विलफुली, तो रेसिजन हो जाएगा। रेमिशन होता है कि थोड़ा जितना दिया गया थोड़ा एक टाइप ऑफ रिलैक्सेशन देना। यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप कि ए और बी ने, ए ने बी से 500 रुपीज़ लिए हुए हैं इन एक्सचेंज ऑफ कि ए ने बी को 500 रुपीज़ दिए हैं। किस लिए दिए हैं कि बी ने बी को कुछ सामान देना था ए को। ठीक है, अब ए ने तो 500 रुपीज़ दे दिए बी को, लेकिन सामान कितना देना था, 5 kgs देना था। अब बहुत दिन हो गए, बी सामान ही नहीं दे रहा है, बोलते हैं मेरे पास है ही नहीं सामान, मुझे मिल ही नहीं रहा है, ये सब कुछ है। तो ए बोलता है ठीक है जितना है उतना दे दो, तो ए बोलेगा मेरे पास अभी 3 kgs है, अब 3 kgs ही ले लो। वो बोल रहा है ठीक है इस 500 रुपीज़ में 3 kgs ही दे दो मुझे। तो यहाँ पर क्या है, जितना था उससे उसने कम पे, रेमिशन मतलब कम चीज़ पर सेटिस्फाई हो रहा है, तो दैट विल बी नोन एज। अब जो पहले का कॉन्ट्रैक्ट था कि 500 रुपये में एक आपको 5 kg मिलेगा, यहाँ पर 500 रुपये में कितना मिला, 3 kg। अब जो पहले 5 kg वाला है दैट इज नो लॉन्गर बाउंड ऑन द पार्टीज, दे हैव टू परफॉर्म दिस 500 फॉर 3 kgs। दिस इज रेमिशन। वेवर होता है कि अपने अपने राइट्स को छोड़ देना, जस्ट लाइक रेमिशन, लेकिन विथ सर्टेन मतलब थोड़ी थोड़ी डिफरेंस हर किसी में है। किसी में पूरा छोड़ रहे हैं, किसी में पार्टीज कंसर्न के साथ दोनों छोड़ रहे हैं। वेवर मतलब होता है कि पूरा का पूरा छोड़ देना। रेमिशन में क्या था, थोड़ा कम करना होता है कि 500 में से आप चलो 5 kgs में से 3 kgs दे दो, या 5 आपको पे करना है मुझे 500 रुपीज़ 1000 रुपीज़ समथिंग, आप 500 दे दो, ख़त्म करते हैं हम यहाँ पर। वेवर क्या होगा, यहाँ पर पूरी तरह से माफ़ कर देना, पूरी तरह से। वेव मतलब समझते हैं, वेव मतलब होता है कि त्याग देना किसी चीज़ को, छोड़ देना। तो वेवर इज़ कंप्लीट रेमिशन। कंप्लीट रेमिशन नहीं होगा, इसका मीनिंग होगा, you can say that remission is partial waiver while waiver is complete sacrifice कह सकते हैं आप एक तरह से, और giving up of the rights and rights in the contract। clear है? नोवेशन में क्या होगा, हमने यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ऑल्ट्रेशन में टर्म्स चेंज हो जाएंगे। कि पहले हम कह रहे थे कि पार्टीज़ ने सहमति से ये कहे थे कि हमें सप्लाई जो था कॉन्ट्रैक्ट का सप्लाई हमें चाहिए था दुलियाजान में, फिर किसी रीज़न से पार्टीज़ के बीच में जो भी हुआ सहमति हुई विथ कंसर्न ऑफ बोथ द पार्टीज़, नाउ दे वांट द सप्लाई एट कोलकाता। तो ये क्या हो गया, ऑल्ट्रेशन इन द टर्म्स एंड कंडीशंस। बट यहाँ पर नोवेशन में चेंजेस किस में हो सकते हैं, पार्टीज़ में भी हो सकते हैं, प्लस या तो फिर सेम पार्टीज़ या टर्म्स चेंज हो सकते हैं, फिर टर्म्स चेंज है और पार्टीज सेम है। ठीक है, ये तो पार्टीज की एक्ट से होते हैं। ठीक है, अनदर है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लॉ के हिसाब से होती हैं। जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट था दो पार्टीज के बीच में से, उसमें से किसी एक पार्टी की डेथ हो गई, तो क्या होगा, अभी डिपेंड करेगा कि वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट था, अब तो लॉ डिसाइड करेगी। ठीक है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट था पर्सनल नेचर का, मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट था
एक बहुत ही फेमस पेंटर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि आप एक पेंटिंग बनाओ किसी एक पर्सन की। ए ने बी से बोला कि भाई मेरी पेंटिंग बना कर दो और तुम्हें इतना अमाउंट दूंगा मैं। उसके पहले ही पेंटिंग शुरू ही किया था कि बी डाइड। अब क्या होगा? क्या इसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या ए के बी के अलावा कोई और परफॉर्म कर सकता है? नहीं। क्यों ए ने दिया था? बिकॉज उसने देखा कि कुछ स्किल्स है पर्सन के पास, इसलिए मैं बनवाना चाह रहा था। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? अब कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड, क्योंकि वो परफॉर्म ही नहीं हो सकता है, तो इसलिए अब डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का। लेकिन अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जो कि परफॉर्म हो सकता है, या तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव से जो पार्टी के आफ्टर हिज डेथ, तो कंटिन्यू रहेगा, तब उस केस में डिस्चार्ज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी होने से भी क्या होगा? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ द कॉन्ट्रैक्ट विल डिस्चार्ज। नेक्स्ट है मटेरियल अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्टरनेशन। इंसॉल्वेंसी मतलब पता है ना आप लोगों को? इंसॉल्वेंसी मतलब कि व्हेन अ पर्सन अपने डेट्स पे नहीं कर पा रहा है, तो अब उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी को उसने अपने आप को डिक्लेयर करवा लिया दैट ही विल बी कॉल्ड एज एन इंसॉल्वेंट पर्सन। उसकी सारी प्रॉपर्टी एक पर्सन कहलाएगा रिसीवर, उसके पास जाएगी। अब वो उसकी प्रॉपर्टी में जो उसके डेटर्स हैं, प्रॉपर्टी को सेल करके बाकी डेटर्स को पेमेंट देगा। मतलब पर्सन दिवालिया जैसे कहते हैं कि पर्सन के पास पैसे नहीं है अब अपने डेट्स पे करने के लिए, तो वो पर्सन कहलाएगा इंसॉल्वेंट। क्लियर है? क्या डाउट है बताइए, पूछिए। इंसॉल्वेंट कौन होता है इसमें? हाँ हाँ, डेट होगा, प्रॉपर्टी। अब वो आप इंसॉल्वेंसी आईबीसी एक कोड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, उसके अकॉर्डिंग होगा। जनरली एक मोटे मोटे तौर पे बता देती हूँ कि प्रॉपर्टी रहेगी, अगर उसने डिक्लेयर करवा लिया है अकॉर्डिंग टू दैट लॉ कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, फिर वो डिपेंड करता है कि वो पर्सन है या एक कॉर्पोरेट बॉडी है। ठीक है, अकॉर्डिंगली उनके हिसाब से चलेगी। फिर एक रिसीवर अपॉइंट किए जाते हैं जो कि एक पर्सन, एक थर्ड पार्टी रहेंगे न्यूट्रल, जो कि उस पर्सन की प्रॉपर्टी को, क्योंकि वो खुद नहीं अब डील कर सकता अपनी प्रॉपर्टीज़ को के साथ, तो थर्ड पर्सन जो रहेगा रिसीवर कहते हैं या लिक्विडेटर कहते हैं, वो प्रॉपर्टी को सारी प्रॉपर्टीज़ उनके पास जाएगी और फिर वो वैल्यूएशन करेंगे कि क्या बनती है किसकी, और उसके हिसाब से ये भी होगा कि कितने सारे क्रेडिटर्स हैं उस पर्सन के, उन सारे क्रेडिटर्स को फिर एक प्रेफरेंशियल उसमें बनाया जाएगा, किसको पहले मिलना चाहिए, किसको कितना मिलना चाहिए, अकॉर्डिंगली फिर पे होंगे डेट्स। क्लियर है? नेक्स्ट है डेथ हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, मटेरियल ऑल्टरनेशन हो गया। मतलब कि पार्टी ने, किसी एक पार्टी ने अपने हिसाब से ही विदाउट अथॉरिटी या विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टी हैज़ मेक एनी ऑल्ट्रेशन, तो क्या होगा उस केस में? अदर पार्टी विल बी डिस्चार्ज्ड। अनदर थिंग, इसके अलावा एक और है ऑपरेशन ऑफ लॉ का एक और इंस्टेंस है मर्जर। जबकि राइट्स जो थे पार्टीज़ के बीच में वो मर्ज हो गए हैं। फॉर एग्जांपल कि इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि एक पर्सन है, वो उनका कॉन्ट्रैक्ट था एज अ पार्ट टाइम जॉब थी। अब पार्ट टाइम जॉब थे किसके साथ? एम्प्लॉयर के साथ। फिर वो कन्वर्ट हो गई फुल टाइम जॉब में, तो क्या हुआ? पार्ट टाइम से फुल टाइम में ये क्या हुआ? मर्जर हो गया। मतलब अब जो पहले पार्ट टाइम वाला जॉब था वो तो पर्सन इज नॉट, मतलब दोनों पार्टीज नो लॉन्गर टू परफॉर्म, डिस्चार्ज हो गए। अब जो फुल टाइम वाला है दे आर बाउंड टू परफॉर्म दैट। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज सॉरी एफ्लक्स लॉ, ये नहीं है, एफ्लक्स ऑफ टाइम है। एफ्लक्स ऑफ टाइम मतलब कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था जो कि टाइम स्पेसिफिक था, हम पढ़ेंगे सेक्शन 55 होता है, वो कहता है कि टाइम एसेंस कहते हैं या टाइम इज़ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। सेक्शन 55 कहता है टाइम इज़ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर टाइम इतना इम्पॉर्टेंट था किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। अगर वो उस टाइम पर चीज़ें परफॉर्म नहीं होती है, पार्टीज़ के बीच की जो ऑब्लिगेशन है वो परफॉर्म नहीं करते हैं, तो क्या होगा? दोनों पार्टीज़ अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट से अब डिस्चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, ये पार्टीज मेंशन करते हैं इन देयर ओन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सेक्शन 55 कहता है कि
मतलब मैं लैंग्वेज बताती हूँ सेक्शन 55 की। ये कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की कुछ टर्म्स है वो स्पेसिफिकली कहते हैं कि टाइम इज शैल बी द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और अगर परफॉर्म नहीं करते हैं तो उस टाइम पर तो जो प्रॉमिसी है उसके पास ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर कर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा इस केस में। अब जिसने परफॉर्म नहीं किया है टाइम पे, जो ऑपोजिट पार्टी है जिसको कोई भी लॉस हुआ है, वो बोल सकती है कि भाई आप मुझे इसके कॉम्पनसेशन दो, या फिर बोल सकती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहता हूँ अभी के अभी। क्लियर है? नेक्स्ट, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। हमने सेक्शन 56 पढ़े थे। इसके साथ ही एक और चीज़ होती है इम्पॉसिबिलिटी के साथ, आप पढ़ लीजिए, फोर्स मेजर। फोर्स मेजर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में ये क्लॉज होता है फोर्स मेजर नाम का। इसका मतलब होता है कि कुछ पार्टीज़ ने आपस में कुछ ऐसे इवेंट्स या एक्ट्स स्टिपुलेट करके रखे हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर दे आर नो लॉन्गर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। फोर्स मेजर में वो आते हैं मेजर में, और ये ही कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो कि इम्पॉसिबल हैं। अब पार्टीज किस केस में मना करेगी कि हम अगर ऐसा होगा तो नहीं परफॉर्म करेंगे? कि अर्थक्वेक आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं परफॉर्म कर पाएगा कोई। फॉर एग्जांपल, एक कॉन्ट्रैक्ट था कि ए सप्लाई करेगा बी को आयरन रॉड्स बहुत सारे, मतलब लेट्स से 10 lakhs आयरन रॉड्स ऑफ सर्टेन लेंथ ब्रेथ जो भी है उसके हिसाब से देंगे। लेकिन जहाँ सप्लाई करने वाला जगह थी, जहाँ पहले वो मैन्युफैक्चर होता उसके बाद सप्लाई करना था, उस एरिया में क्या आ गया? अर्थक्वेक आ गया। अब तो पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इससे क्या हुआ? लॉस तो हुआ, लेकिन इम्पॉसिबिलिटी की वजह से। अगर फोर्स मेजर में अर्थक्वेक था तो पार्टी बोल सकती भाई अब तो हम लायबल नहीं है। या फायर, आग लग गई किसी से, दोनों पार्टी की किसी की भी गलती की वजह से नेचुरल वे में अगर फायर लग गई तो शॉर्ट सर्किट हो गया उस वजह से। इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स फोर्स मेजर क्लॉज में वो स्टिपुलेट करके रखते हैं पार्टीज कि इन दैट केस दे आर नो लॉन्गर और बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। इम्पॉसिबिलिटी किस में आती है? कि जब ऐसी चीज़ें हो जाए जो कि परफॉर्म करने के लायक ही नहीं छोड़ दे किसी कॉन्ट्रैक्ट को। मतलब कुछ चीज़ ऐसी थी जो फॉर एग्जांपल एक ए पर्सन है, वो एक कंट्री का रहने वाला है जो कि नॉर्थ में है, और बी है इंडिया में रहने वाला है। बी ने ए से कुछ सामान सप्लाई करने का, लेट्स से क्रूड ऑयल या कोई भी ऑयल लेने का, ऑयल लेने के सप्लाई का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अब उस कंट्री में वॉर हो गया, या उस कंट्री का इंडिया के साथ वॉर हो गया, तो क्या होगा? वॉर होने से क्या हो जाएगा? वो एनिमी, एलियन एनिमी बन जाएंगे वो नेशन। जो पर्सन रहेगा वो एलियन एनिमी हो जाएगा, और कंट्री क्या हो जाएगी? एनिमी कंट्री हो जाएगी। इससे क्या होगा कि अब उनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। तो अब क्या इनका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इट इज़ ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी। या एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पर्सन ए ने, एक इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहते हैं कि एक पर्सन है, उसने किसी फंक्शन के लिए कोई एक जगह है वो बुक करके रखे हुए है, लेट्स से कोई लाउंज है या कोई बैंक्वेट हॉल है। बट जिस दिन वो फंक्शन होना था उस दिन उस वेन्यू पे आग लग गई, तो क्या होगा? इम्पॉसिबिलिटी का वो ले सकते हैं ग्राउंड। क्लियर है? और फिर है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अभी साथ में ही पढ़ लेते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि किसी एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को या अपने जो ऑब्लिगेशंस थे उसे परफॉर्म नहीं किया, तो क्या होता है? उसे वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है। एक और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ आती है एंटीसिपेटरी ब्रीच। पहले मैं बताती हूँ। एंटीसिपेटरी ब्रीच ये होता है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट है और उसे परफॉर्म, ये सेक्शन 39 में दिया हुआ है, वो कहता है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट है और उसे परफॉर्म करना है, लेकिन उसके पहले ही पार्टी बोल देती कि वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा। कुछ एक टाइम दिया हुआ है, लेट्स से कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि पर्सन ए का जो शिप में जो सामान आ रहा है वो बी को मिलेगा। बी को लेकिन जनवरी 1 से निकला है वो सामान, और ऐसा कहा जा रहा है कि मार्च 1 को मिल जाएगा वो बी को सामान। ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है? ये मिडवे तक पहुंचा
मिड वीक के बाद से या तो शिप डूब गया है, या फिर डूब जाएगा तो उसमें हम 56 भी लगा सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ए ने जैसे ही ये आधे रास्ते तक पहुंचा उसने वापस बुला लिया, उसने बोला मुझे उस जगह पे नहीं रहना है, वापस लाना है। अब क्या होगा, क्या वो मार्च 1 तक शिप पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो इस केस में बी को तो या तो वो मार्च, उसके पास दो ऑप्शंस है, ईदर ही कैन वेट टिल मार्च 1 कि अब देखते हैं अगर नहीं पहुंचेगा तब मैं कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताऊंगा, क्योंकि भाई उसने 1 मार्च तक बोला था, परफॉर्म तो नहीं हो पा रहा है, 1 मार्च तक आई विल वेट, नहीं करता है तो फिर मैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेकर दूंगा। या फिर वो उसके पहले जब इतना श्योर है कि अब तो होगा ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट, या पार्टी ने बोल दी है, ये नहीं बोल दिया मैं नहीं परफॉर्म करूंगा अब कॉन्ट्रैक्ट, तो वो 1 मार्च के पहले भी बोल सकता है, तो इसे कहते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब क्या होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रोविजंस है सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कहता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो इसके लिए कुछ रेमेडीज़ है। सेक्शन 73 में लिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करता है, और सेक्शन 74 में लिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करता है। ठीक है, एक मिनट। ब्रीच से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पहला है कॉम्पनसेशन मिलेगा, कॉम्पनसेशन के लिए एक सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्पनसेशन और डैमेजेस कहते हैं इसे। ये दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 73 एंड 74 में। 73 कहता है अनलिक्विडेटेड और सेक्शन 74 कहता है लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब ये क्या होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं कॉम्पनसेशन जो कि पार्टी ने पहले स्पेसिफाई नहीं किए हैं कि अगर ब्रीच होगा तो कितना अमाउंट देना पड़ेगा, अमाउंट डिसाइड नहीं किए हैं। लिक्विडेटेड में क्या होता है, दे हैव लिक्विडेटेड, उन्होंने देखे हुए कि भाई इतना इतना चीज़ें होगी। अगर पार्टी ए ने बी से बोला है कि अगर तुम मुझे सप्लाई नहीं करोगे ये सामान इस डेट तक, अगर, और फॉर एग्जांपल ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया है टू सप्लाई 1000 शर्ट्स फॉर ₹10,000 टोटल, कोई भी एक पर्टिकुलर डेट तक। अगर ए ने सप्लाई कर दिया 1000, नहीं करता है सप्लाई जो भी पर्टिकुलर डेट तक है, और बी ने पैसे दे दिए हैं, तो क्या होगा? ये एक पार्टी ने परफॉर्म किया, एक ने नहीं किया जिस डेट तक, इट मीन्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ये भी किए हैं कि अगर कोई पार्टी परफॉर्म नहीं करती है तो वो दूसरी पार्टी को जो भी अमाउंट है उसका 20% देगी। मतलब कितना, 10,000 का वो 20% एज अ कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ए को ना परफॉर्म करने के लिए 20% देना पड़ेगा 10,000 का। ठीक है, अगर बी ने पैसे नहीं दिए तो क्या करना पड़ेगा? बी को, और ए ने अगर सप्लाई कर दिया तो उसको बी को पैसे तो देने ही पड़ेंगे 1000 उसके, प्लस 20% भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, पार्टीज ने पहले ही स्टिपुलेट कर ली है कि कितना लॉस होगा, उसके हिसाब से दे हैव लिक्विडेटेड द अमाउंट, द डैमेजेस। तो इट इज़ वन ऑफ द रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अनदर रेमेडी वुड बी specific performance of contract. It is dealt by Specific Relief Act 1963 का है ये एक्ट। ये एक्ट कहता है कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसका अगर ब्रीच होता है तो कॉम्पनसेशन इन मनी वुड नॉट बी सफिशिएंट। ठीक है, या फिर डैमेजेस से उतना किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस टाइप का था जिसका परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है। तो उस केस में पार्टी बोल सकती है कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोर्ट से बोलेगी कि आप मजबूर करो दूसरी पार्टी को, कंपेल करो कि वो परफॉर्म करे अपना कॉन्ट्रैक्ट। तो इसे कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये अनदर रेमेडी है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। सिर्फ ये जो कॉम्पनसेशन वाली है ये ही बस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी हुई है। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से गवर्न होती है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अनदर रेमेडी वुड बी इंजंक्शन। ये होती है इंजंक्शन, मतलब पार्टी को रोक करवा सकती है। इंजंक्शन मतलब होता है रुकवाना किसी चीज़ को, टू मेंटेन द स्टेटस को। मतलब एक पार्टी ने पार्टी बी से बोली है कि मैं आपको अपना घर बेचूंगी। ठीक है, पार्टी ए ने बोली कि मैं पार्टी बी को, मैं आपको अपना एक घर बेचूंगी, ये बेचूंगा। ठीक है,
बी पैसे लेके तैयार है, पता चलता है सेम डे ए सी को वो घर बेच रहा है, तो बी क्या करेगा? वो तो अलग बात है कि वो कॉम्पनसेशन के लिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए करेगा। सबसे पहले बोलेगा कि भाई रुकवाओ, ए को सी को घर बेचने से रुकवाओ, तो उसके लिए इंजंक्शन कर सकता है। इंजंक्शन है कि किसी को कोर्ट के थ्रू एक ऑर्डर आता है टू प्रोहिबिट और स्टॉप एनी पार्टी, एनी पर्सन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग एंड टू मेंटेन द स्टेटस को इन एनी कॉन्ट्रैक्ट, इन एनी डिस्प्यूट जो भी हुआ है उसके लिए। ठीक है, ये सारे रेमेडीज़ हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, जैसे कि आप पूछ रहे थे। ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंजंक्शन मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बट इंजंक्शन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से भी गवर्न होता है और सिविल प्रोसीजर कोड है उससे भी गवर्न होता है। दो टाइप के होते हैं इंजंक्शन एक्चुअली, परपीचुअल एंड टेम्पररी। तो जो टेम्पररी होता है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से गवर्न होता है, और सॉरी जो परपीचुअल होता है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से गवर्न होता है, और जो टेम्पररी इंजंक्शन होता है वो सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 से गवर्न होता है। क्लियर है? एनी डाउट? अभी तक कुछ डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ठीक है, तो साइलेंट है आप सब लोग। साइलेंस वुड कॉन्स्टिट्यूट एज एन एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब वो कोर्ट पे डिसाइड करेगा और डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। पहले से नहीं होता है तो वो लिक्विडेटेड हो जाता अगर होता तो। ठीक है, और हाँ, इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं। नॉमिनल डैमेजेस होते हैं। नॉमिनल मतलब कि जब किसी पार्टी को ज़्यादा लॉस नहीं, कोर्ट के हिसाब से अगर लगता है कि किसी पार्टी को ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट का आप किसी ने तोड़े हैं तो इसके लिए, लेकिन लॉस नहीं हुआ इस वजह से किसी एक पार्टी को नॉमिनल डैमेजेस देते हैं, बहुत ही मतलब कम डैमेजेस, कॉम्पनसेशन का अमाउंट कम होगा, लेकिन जस्ट टू से कि पर्सन ने ब्रीच किया है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो लगना चाहिए। ठीक है, फिर एक होता है स्पेशल डैमेजेस, जिसमें कि एक एग्जांपल आता है कि एक फैक्ट्री ओनर था, उसकी फैक्ट्री में एक मशीन थी जो कि ख़राब हो गई थी। ठीक है, अब उसके लिए उसने जो बी है उससे कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई ये जो मशीन है ना, इसको रिपेयर करके या फिर नई वाली जो मशीन है जल्द से जल्द मुझे भिजवा दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसकी वजह से काम रुका हुआ है। इस बीच में ये सामान आया नहीं पाता है तब तक कि ए के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, लेकिन ए नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास तो मशीन ही नहीं थी काम के लिए। इस केस में ए जब बी से बोलते हैं कि एक तो आपने टाइम पर मेरे को मशीन नहीं दी है जब मुझे चाहिए थी, ऊपर से तो मुझे लॉस हो रहा है, दूसरा कि मुझसे एक बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी चला गया है, तो आप मुझे ये सब चीज़ के जितना भी लॉसेज है ये सारे लॉसेज की भरपाई आप करोगे। तो क्या होगा इस केस में? वेदर बी इज़ लाइबल फॉर ऑल ऑफ दीज डैमेजेस टू ए। नॉर्मल चीज़ में अगर इसने डिले किया है मशीनरी को लाने के लिए, तो नॉर्मल कोर्स में जो भी कॉन्ट्रैक्ट आए हैं, जितना भी उसको लॉस होता है ए को, उसके लिए तो बी इज़ लाइबल। ठीक है, बट नॉट फॉर दैट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो कोई नहीं एक्सपेक्ट कर सकता था। सेक्शन 73 कहता है उतने ही लॉसेज या डैमेजेस के लिए लाइबल है जो पर्सन ब्रीच कर रहा है, जो पर्सन ब्रेक कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, उतने ही कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट के लिए या उतने ही लॉसेज के लिए लाइबल है जो कि पार्टीज एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट दे कैन फोरसी, या फिर विच नेचुरली अराइजेज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। कोई दूरदर्शी चीज़ों को देखने से या फोर साइडेड कोई ऐसी चीज़ है उस पर से कोई डैमेजेस नहीं मिलेगा। क्लियर है? लेकिन कब मिल सकते हैं, इसलिए आता है स्पेशल डैमेजेस का केस। तो स्पेशल डैमेजेस कब मिलेंगे? जब अर्जेंसी की बात बताई गई हो, कोई स्पेशल कंडीशन ऐसी है। अगर ए इस टाइम पर बोल देगा बी से कि मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, इसलिए आप जो हमारी डेट है उसके डेट पर ही आप पेमेंट, मतलब मुझे मशीनरी मेरी प्रोवाइड कीजिए, अदरवाइज़ मेरा लॉस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है। अब उसने बी को बता दिया है कि ये स्पेशल कंडीशन है, ऐसा है। अब इस केस में बी अगर फिर भी लेट करता है तो क्या होगा? स्पेशल डैमेजेस मिल सकते हैं।
और यहाँ पर एक और चीज़ बताना है, लिक्विडेटेड डैमेजेस में क्या होता है सेक्शन 74 में, कि ये भी कोर्ट ही डिसाइड करता है। देखिए, अमाउंट ऑफ डैमेजेस तो आपने डिसाइड कर लिए हैं पार्टीज़ ने, तो भी पार्टीज़ क्या रहेगी, कोर्ट के पास तो जाएगी ना। इवेंचुअली डिसाइड कौन करेगा, कोर्ट ही करेगा, लेकिन जितना अमाउंट पार्टीज़ ने डिसाइड की है उससे अबव नहीं होगा, वो मैक्सिमम सीलिंग होगी। उससे कम भी दे सकते हैं, उतना भी दे सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट। ठीक है। वेवर ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस, मतलब देर इज़ नो स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप वेवर ऑफ ऐसे। अब ये मैटर कोर्ट में जाएगा तो वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देखा जाएगा कि इस केस में क्या हुआ है। क्या सच में, सबसे पहले तो देखेंगे कि सच्ची में ब्रीच हुआ है कि नहीं हुआ है, या पार्टी को लग रहा है कि ब्रीच हुआ है बट वो सच में ब्रीच नहीं था। फिर अगर ब्रीच होता है तो प्रूव करना पड़ेगा। सेक्शन 74 में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक्चुअल जो डैमेजेस आपको वो प्रूव करना पड़े, लेकिन फिर भी ऐसा कहते हैं, बहुत सारे केस लॉज आ गए हैं जिसमें ये बताना पड़ता है कि आपको शो करना पड़ेगा डैमेजेस, लेकिन आपको क्वांटिफाई नहीं करना पड़ेगा। ये नहीं करना पड़ेगा कि कितना डैमेजेस हुआ है, बस आपको बताना पड़ेगा कि दैट यू हैव सफर्ड सम डैमेज। तो इन दैट केस फिर कोर्ट डिसाइड करेगी, अच्छा इतना हुआ है, ठीक है, इस केस में हम इतना दे सकते हैं। अब अगर अगली पार्टी को कोई वेव क्यों करेगा लिक्विडेटेड डैमेज, किसी को मिल रहे हैं वैसे अगर, या कॉम्पनसेशन किसी को अगर लॉस हुआ है और उसको अगर डैमेजेस मिल रहे हैं तो कोई, अच्छा आप बोल रहे हैं ऑपोजिट पार्टी जिसके ऊपर कॉम्पनसेशन जिसके अगेंस्ट जा रहा है, तो वो डिपेंड करेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे ऊपर। कोर्ट वही देखेगी कि आप अगर बोल रहे हैं तो फिर तो ब्रीच ही नहीं हुआ होगा। अगर कोई पार्टी बोल रही है ब्रीच ही नहीं हुआ है तो फिर देखेंगे उस पर कि क्या चल रहा है, सच्ची में ब्रीच था या नहीं था। लेकिन अगर हुआ है तो ब्रीच नीड्स टू बी कॉम्पनसेटेड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसमें पहले आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। हम आज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट और प्लेज ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का। नेक्स्ट क्लास में हम एजेंसी और जो बाकी छोटे मोटे टॉपिक्स है वो कंप्लीट करके कंक्लूड करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी क्या होता है? ये किया है सेक्शन 124 एंड सेक्शन 125 में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, क्या कहते हैं ये कहता है इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट जबकि एक पर्सन, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पर्सन दूसरे पर्सन को लॉसेस से सेव करने के लिए प्रॉमिस करता है। लॉसेस या तो खुद उसी पर्सन के कंडक्ट से हुए हों या किसी और पर्सन के कंडक्ट से हुए हों। ठीक है, इट इज़ अ प्रॉमिस टू सेव अदर फ्रॉम द लॉस ड्यू टू कंडक्ट ऑफ हिमसेल्फ और कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। ठीक है, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मतलब एक पर्सन है ए, वो बोल रहा है बी से कि आई विल इंडेमनीफाई यू अगेंस्ट ऑल द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज विच सी विल टेक अगेंस्ट यू। ए ने बी से बोला कि आपके अगेंस्ट कोई भी केसेस होंगे तो उसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होगा, अगर जो सी आपके अगेंस्ट लेगा तो उसके लिए जो भी पैसे वगैरह जो भी देने होंगे तो उसकी टेक केयर मैं करूँगा। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, अब इसमें दो पार्टीज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। एक होता है इंडेमनीफायर, एक होता है इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफायर कौन होता है? इंडेमनीफायर इज द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉसेस, राइट? एंड indemnity holder is the person to whom the promise is made. क्लियर है? यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल दी थी उसमें इंडेमनीफायर कौन है? ए कौन है? ए इज द इंडेमनीफायर एंड बी इज द इंडेमनिटी होल्डर। ए ने प्रॉमिस किया था ना, ठीक है, मतलब प्रॉमिसर और प्रॉमिसी वाला है। प्रॉमिसर कौन होगा? इंडेमनीफायर कहलाएगा, और प्रॉमिसी कौन कहलाएगा? इंडेमनिटी होल्डर।
इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिकॉज इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर है? सेक्शन 124 एंड सेक्शन 124 डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को. सेक्शन 125 कहता है कि अगर इंडेमनिटी होल्डर के अगेंस्ट कोई केस होगा तो उसके क्या क्या राइट्स हैं. तो उसके पास सारे राइट्स हैं. उसके अगेंस्ट अगर कोई भी डैमेजेस आते हैं जो कि उसको उस सूट के रिस्पेक्ट में, उस केस के रिस्पेक्ट में पे करना पड़े, जितनी कॉस्ट्स हुई हैं, अगर उसको कोई सेटलमेंट की बात की गई है उसके लिए पे करना पड़े, हर चीज़ के लिए डैमेजेस, कॉस्ट्स, सम्स, हर चीज़ के लिए ही शैल बी एंटाइटल्ड. ठीक, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. बस 2 सेक्शन में है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. यहाँ पर क्या था, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन कितने लोगों के बीच में, 2 पार्टीज के बीच में, राइट है या नहीं है? ठीक है. इन अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या हुआ है, यहाँ पर देयर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिटवीन 3 persons. हाउ? गारंटी मतलब आप जो बैंक गारंटी वाला समझ रहे हैं वो सेम गारंटी है. इसमें हमेशा 3 पार्टी होंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में. एक पर्सन होगा जो कि क्रेडिटर होगा. ए को हम बना देते हैं क्रेडिटर. क्रेडिटर कौन होता है? जो कि जिसने क्रेडिट दिया हो, जिसने किसी को डेट दिया हो या लोन दिया हो. बी कौन होगा? लेट्स से बी इज़ अ डेटर. ए ने बी को डेट दिया है और उस डेट के लिए जो सी है वो श्योरिटी है. ए ने बी से कहा कि मैं तो आपको दे दूंगा 1000 रुपये, लेकिन मुझे पता नहीं कि आप पेमेंट करोगे या नहीं करोगे. मुझे कोई पर्सन ला के दो जो बोले कि भाई अगर ये पे नहीं करेगा तो मैं पे करूँगा. ठीक है, मुझे श्योरिटी चाहिए, मुझे गारंटी चाहिए इस बात की कि आपका पेमेंट होगा. तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर कि डेटर और क्रेडिटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए एक श्योरिटी होता है. एक्चुअली 3 कॉन्ट्रैक्ट होंगे. पहले तो देख लिया हमने 3 पार्टीज हैं. कौन कौन है? क्रेडिटर, डेटर एंड श्योरिटी. ठीक है. Contract of guarantee is a contract to perform the promise or to discharge the liability of a third person in case of his default. जिस पर्सन को यहाँ पर गारंटी दी जा रही है वो कौन है? यस, क्रेडिटर. क्योंकि यहाँ पर गारंटी किसको दी जा रही है? क्रेडिटर को. किसके लिए दी जा रही है, किसके बिहाफ में, या किसके डेट के लिए या किसकी लायबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए दी जा रही है? बी के लिए, डेटर के लिए. तो बी कौन कहलाएगा? यहाँ पर वो पर्सन डेटर कहलाएगा. और कौन दे रहा है गारंटी? कौन दे रहा है? श्योरिटी दे रहा है. वो खुद गारंटर बन रहा है. गारंटर वर्ड हो सकता है या श्योरिटी वर्ड हो सकता है. तो वो कौन होगा? सी. तो ऐसे यहाँ पर 3 पार्टीज होती हैं प्लस 3 persons एक्चुअली. सिमिलरली यहाँ पर 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. कैसे 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हुए? पहले ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि ए इज़ लैंडिंग सम मनी टू बी. बी और सी के बीच में क्या एग्रीमेंट होता है? ए और सी के बीच में क्या एग्रीमेंट है कि अगर बी पे नहीं करेगा तो सी पे करेगा ए को. और बी और सी के बीच में क्या है? भाई अगर मैंने पे नहीं किया हूँ तो आप मुझे पे करो, फिर तो मैं आपको रिम्बर्स, आपको जो भी आपका अमाउंट है वो तो वापस करूँगा ही करूँगा. ठीक है. तो देयर आर टोटल 3 कॉन्ट्रैक्ट्स. क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम कुछ सेक्शन के थ्रू देख लेते हैं. सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का सेक्शन बता देती हूँ मैं आपको. सेक्शन 126 है. ठीक है, जो डिफाइन करता है क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. ये ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है. एक और वर्ड आएगा आपको
ट्राईपार्टाइट हो सकती है ये, ट्राईपार्टाइट, पार्टीट या कह सकते हैं। ट्राई मतलब तीन और पार्टी मतलब पार्टीज, ठीक है। तो तीन पार्टी, इट इज़ अ ट्राईपार्टीट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब तीन लोगों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, इसके तीन पार्टीज हैं। सेक्शन 127 होता है कि कंसिडरेशन, अब हर एक कॉन्ट्रैक्ट में चाहिए होता है एक कंसिडरेशन। तो सेक्शन 127 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में व्हाट इज़ द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन होता है कि कोई भी अगर एक बेनिफिट क्रेडिटर डेटर को दे रहा है तो दैट इज सफिशिएंट फॉर श्योरिटी टू गिव द गारंटी। ठीक है, कंसिडरेशन क्या होता है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या, इस कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में व्हाट इज द कंसिडरेशन, any benefit given by creditor to debtor, it shall be a consideration for the surety for giving the guarantee। एक और है सेक्शन 128 है जो कि अब बताता है लाइबिलिटी की, श्योरिटी की कितनी लाइबिलिटी बनती है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पे करने की। एक वर्ड आता है को एक्सटेंसिव, the liability of the surety is co-extensive to that of the principal debtor। debtor मतलब principal debtor, बात सिमिलर है, principal debtor और debtor एक ही चीज़ है, एक ही पर्सन है। co-extensive मतलब सिमिलर है, सेम चीज़ है। जब प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी आएगी तब भी श्योरिटी की भी लाइबिलिटी आएगी, ठीक है। तो द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को-एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। क्लियर है। सेक्शन 129, अब एक और टाइप की गारंटी होती है कंटिन्यूइंग गारंटी। कुछ कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स होते हैं। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल एक बड़ी कंपनी है, वो एक पर्सन भी है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कुछ सप्लाई का, ठीक है। और उसके लिए बी से लेकिन कुछ अमाउंट मांगती है कि ये जो अमाउंट्स हैं ये सारे तो एज अ श्योरिटी हमें चाहिए कि आप हमारा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके बेसिस पे ए जो कंपनी है वो बी को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब सीरीज ऑफ हर एग्रीमेंट के लिए ऑर्डर्स देती जाती है। कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही है लेकिन इसमें बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, तो उस ऑर्डर के लिए सिर्फ एक बार श्योरिटी दे दिए वो काफ़ी है। तो ऐसी कोई गारंटी या श्योरिटी विच इज़ गिवन फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस या सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स के लिए दिया हुआ कोई एक श्योरिटी या गारंटी, उसे क्या कहते हैं, कंटिन्यूइंग गारंटी, वो चलती रहेगी, ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक बड़ी कंपनी है यहाँ पर, उस कंपनी ने बी को बोले कि मैं आपसे टेबल चेयर, स्कूल की बात हो रही है, स्कूल बोल रहे हैं कि मैं आपसे टेबल चेयर्स तो खरीदूंगा, ठीक है, बहुत सारे पूरे स्कूल के लिए ख़रीदना है, तो अराउंड 10,000 20,000 टेबल्स एंड चेयर्स चाहिए हमें। बी को क्या ये वो इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के भी फाइनेंशियली कैपेबल है या नहीं है, तो इसके लिए उनसे कुछ एक गारंटी ले ली है कि भाई आप इतना अमाउंट तो एटलीस्ट पे करो, इन केस अगर आप नहीं पे कर पाओगे या नहीं आप फुलफिल कर पाओगे अपना कॉन्ट्रैक्ट तो हम उसमें से डिडक्ट कर लेंगे आपके पैसे, ठीक है। ऐसे श्योरिटी हर कोई रखते हैं, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी कहा जाता है या इस टाइप की चीज़ें कहा जाते हैं, ऐसे पीबीजी कहा जाता है। तो ये एक काइंड ऑफ एडवांस जैसा, एडवांस नहीं, इट्स अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी मनी जो रखते हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे ओनर्स जो होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वो भी सिक्योरिटी मनी रखते हैं, तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। लेकिन दैट विल बी कंटिन्यूड फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, सिर्फ इस टर्म के लिए नहीं, और भी और कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं। अब ये स्कूल 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, फिर बोले कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए है, हम हर साल आपको ऑर्डर देंगे अलग अलग, 5 साल तक 5 कॉन्ट्रैक्ट देंगे। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में सेम जो गारंटी है, सेम श्योरिटी है, वही चलती रहेगी, तो इसे क्या कहेंगे, कंटिन्यूइंग गारंटी। क्लियर है। ये दिया हुआ है सेक्शन 129 में। ठीक है। अब इसके बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो थोड़े आप लोग देखिएगा। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ कि कंटिन्यूइंग गारंटी को फिर लेकिन रोक कैसे सकते हैं।
जनरल अभी मैं सिर्फ कंटिन्यूइंग गारंटी को की रिवोकेशन की बात कर रही हूँ, उन्हें रोकने की बात कर रही हूँ या उसे स्टॉप करने की बात कर रही हूँ। वो कैसे हो सकता है? वो या तो डेथ से हो सकता है या फिर श्योरिटी खुद रिवोक कर रही है विथ नोटिस गिवन टू दी क्रेडिटर। तो इस केस में कंटिन्यूइंग गारंटी क्या हो जाएगी? जिस डेट से उसने नोटिस दी है या जिस डेट से डेथ हुई है उस दिन के बाद से अब लायबल नहीं होगी, विल नो लॉन्गर लायबल, राइट। अब नॉर्मल केस में एक श्योरिटी की डिस्चार्ज कब होगा या श्योरिटी कब लायबल नहीं होगी? अपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए ये दिया है पेज नंबर 173 में, आप देख सकते हैं। सेक्शन 130 कहता है कि जब श्योरिटी बोलती है अरे बहुत हो गया अब मुझे श्योरिटी नहीं बनना है, तो वो सेक्शन 130 के अंदर एक नोटिस दे देगी क्रेडिटर को कि भाई अब मुझे डेटर का मैं श्योरिटी नहीं हूँ। आज से दी है, आज से नोटिस के बाद से अब वो लायबल नहीं है फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स के लिए, लेकिन जो पहले इनकर हो गए उसके लिए तो अभी भी लायबल है। आपको जितना अभी तक अगर कुछ डिफ़ॉल्ट किया है तो पेमेंट करना होगा, नहीं किया है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर के लिए हमेशा ये प्रॉस्पेक्टिवली काम करेगी। सेक्शन 131 कहता है श्योरिटी की डेथ होने से, एक्चुअली कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में होता है बाय डेथ ऑफ श्योरिटी। सेक्शन 133 कहते हैं कि अगर श्योरिटी को ना बता के प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर आपस में ही कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स चेंज कर लिए। कॉन्ट्रैक्ट तो 3 लोगों के बीच में था ना, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने दोनों अपने आपस में अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर लिए विदाउट इन्फॉर्मिंग और टेकिंग कंसेंट ऑफ श्योरिटी। इन दैट केस श्योरिटी उस दिन से लायबल नहीं होगी न्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सेक्शन 134 कहता है कि जब क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को बोलता है भाई अब तुम्हारी लायबिलिटी ही नहीं है, अब सिर्फ हम श्योरिटी को ले लेंगे, तुम्हारी लायबिलिटी नहीं है, डिस्चार्ज कर देता है। लेकिन हमने जैसे पढ़े थे 128 में कि श्योरिटी की लायबिलिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी है तभी तो श्योरिटी की है। जब प्रिंसिपल डेटर की ही लायबिलिटी नहीं है, वो ही डिस्चार्ज हो गया अपने कॉन्ट्रैक्ट से, देन श्योरिटी इज नो लॉन्गर बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। उसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। नेक्स्ट है सेक्शन 135। ये कहता है कि जब क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के साथ कुछ कंपाउंड कर लेता है, कंपाउंड मतलब कॉम्पोजिशन बोल देता है कि भाई मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देता हूँ, या फिर मैं आपको सू नहीं करूँगा, आप मतलब एक साथ में वो लोग कल्यूजन काइंड ऑफ कर रहे हैं एक, कि अगर मैं आपको सू नहीं करता हूँ मैं आपके श्योरिटी को सू करता हूँ, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, इस टाइप का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इन दैट केस श्योरिटी भी लायबल नहीं होगा, कल्यूजन अगर हुआ है तो। इसका हाँ अभी इसके आगे हम एक और देखते हैं। ये सेक्शन 135 इसका एक एक्सेप्शन होगा जो कहता है सेक्शन 137 और 136 में ये कहता है कि जस्ट बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट किया है क्रेडिटर ने कि वो प्रिंसिपल डेटर को टाइम देगा परफॉर्म करने के लिए, तो वो सेम चीज़ वो क्रेडिटर ने डेटर के साथ ना करके थर्ड पार्टी के साथ किया हुआ है, ठीक है। ए ने बी के, ए बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ए क्रेडिटर है, बी श्योरिटी है, बी डेटर है और सी श्योरिटी है। इन दैट केस ए बोलता है कि मैं ना बी को टाइम दे देता हूँ, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट उसने डी के साथ किया हुआ है जो कि ना बी है ना सी है, ना श्योरिटी ना क्रेडिटर ना डेटर है। तो इस केस में अब श्योरिटी नहीं होगी डिस्चार्ज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी है कि डेटर के साथ होना हो, डेटर भी अननोन है उस चीज़ से। एंड सेक्शन 139 होता है कि जब क्रेडिटर के किसी एक्ट से श्योरिटी की जो रेमेडी थी विथ रिस्पेक्ट टू दी क्रेडिटर्स क्रेडिटर के सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू डेटर्स राइट, वो अगर डिस्पोज ऑफ कर देता है क्रेडिटर। फॉर एग्जाम्पल ए इज़ अ डेटर, बी इज़ द क्रेडिटर एंड सी इज़ द श्योरिटी। ये क्रेडिटर है यहाँ पर, तो सॉरी ए डेटर है, तो ए ने बी को बोला है कि मैं आपके साथ, आप मुझे कुछ अमाउंट दीजिए, लेट्स से यहाँ पर 10,000 रुपीज़ ए बी से ले रहा है, तो ए क्या हो गया, डेटर हो गया, बी क्रेडिटर हो गया, और उसके लिए मैं आपको श्योरिटी तो दे ही रहा हूँ, साथ में मैं अपनी एक कुछ प्रॉपर्टी है वो भी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आप ये भी एज अ सिक्योरिटी रख लीजिए। अब बी क्या करता है, उसी सिक्योरिटी के साथ साथ, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी थी ये तो सी के लिए भी एक तरह से सिक्योरिटी थी कि पहले भाई अगर ए पे नहीं करता है तो जो सिक्योरिटी है उसको हम बेच देंगे, फिर भी पैसे बच जाते हैं तो फिर सी पे कर देगा, फिर भी बच जाते हैं तो फिर अब बी के ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इस केस में जो
क्रेडिटर है उसके पास, तो वो जो प्रॉपर्टी थी वो उसको गलत तरह से डिस्पोज ऑफ कर देता है, जिससे कुछ अमाउंट ही नहीं बचता है उस सिक्योरिटी में। तो इससे क्या हुआ, जो सिक्योरिटी थी श्योरिटी की, वो ख़राब हो गई है। मतलब कि यहाँ पर हम समझते हैं, मैं हूँ डेटर, मैंने आपसे पैसे ली हुई हूँ, ठीक है, और मैंने बोली हूँ कि आप ना इन्हें एक श्योरिटी मानिए और साथ में ये टेबल भी ले लीजिए, ठीक है। अगर पेमेंट नहीं होगा तो इन दोनों में से देख लेना, फिर मैं तो हुई हूँ, ठीक है। अब इस केस में आप क्या करते हैं, जो भी चीज़ चल रही है आपके पास, तो ये प्रॉपर्टी भी मैंने देख के रखी हूँ एज अ सिक्योरिटी, आप इस टेबल को किसी को बेच देते हैं बहुत ही कम दामों में, ठीक है, जितनी उसकी वैल्यू थी उसके 1% में बेच दिए। तो क्या हुआ, इस पर राइट तो श्योरिटी का भी था ना, कि अगर मैं नहीं पे कर पाती तो श्योरिटी ही पे करता, और श्योरिटी पे करते हैं तो वो इस प्रॉपर्टी को बेच के भी अपने अमाउंट लेते हैं, राइट। तो इस केस में आपने उनकी रेमेडी, उनके पास भी जो एक अल्टीमेट सिक्योरिटी थी वो भी आपने ख़राब कर दिए, है ना। तो अगर क्रेडिटर की गलती से ये हुआ तो देन श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? अब हम जल्दी में राइट्स कर लेते हैं। हाँ, एक और है इनवैलिड गारंटी, इसका क्वेश्चन आया हुआ है पेज नंबर 74 में। ये कहते हैं कि अगर गारंटी मिसरिप्रेजेंटेशन से, कोई ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके मिसरिप्रेजेंटेशन से या फिर कंसीलमेंट से, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है उसको छुपाकर अगर किसी से गारंटी ऑब्टेन की जा रही है, या कोई पर्सन श्योरिटी बन रहा है जब फैक्ट्स आर मिसरिप्रेजेंटेड और कंसील्ड, इन दैट केस गारंटी क्या होगी, इनवैलिड होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही इनवैलिड हो जाएगा, मतलब श्योरिटी इज नो लॉन्गर बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। को श्योरिटी क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज़्यादा भी श्योरिटी हो सकती हैं, राइट। मैंने आपसे कोई अमाउंट ली हुई हूँ और मैंने उसके लिए 4 श्योरिटी दी हूँ कि ये 1 2 3 4 इन लोगों से पैसे लेना, फिर 100 रुपए के लिए, मतलब इट डिपेंड्स, कुछ अमाउंट भी हो सकता है या कोई भी आप किसी एक से ले सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, को श्योरिटीज़ कहलाती हैं, आपस में को श्योरिटीज़, राइट। अब जल्दी से हम हाँ ये पढ़ लेते हैं कि श्योरिटी का राइट क्या होता है। श्योरिटी का राइट है, 2 राइट है सेक्शन 140 और 141 में। 140 कहता है कि जब ज़रूरत थी, क्रेडिटर ने बोला कि पेमेंट करो, डेटर नहीं पे कर पाया तो श्योरिटी ने पेमेंट कर दी, या जो एक्ट परफॉर्म करना था वो परफॉर्म कर दिया। उसके बाद क्रेडिट जो श्योरिटी है उसके पास राइट्स है, वो सारे राइट्स जो क्रेडिटर के पास थे वो अब श्योरिटी के पास चले गए हैं, क्योंकि जो डेट था या जो एक्ट परफॉर्म करना दैट हैज़ बीन परफॉर्म्ड। तो इसे राइट ऑफ सब्रोगेशन कहते हैं, लिख सकते हैं आप लोग, राइट ऑफ सब्रोगेशन सेक्शन 140 में है। वो सारे राइट्स जो क्रेडिटर के थे, अब वो राइट्स किसके हो गए हैं, क्योंकि क्रेडिटर का तो डेट पेमेंट हो चुका है, अब श्योरिटी के पास सारे राइट्स आ गए, अब वो डेटर के साथ जो करना है कर ले अपने अमाउंट रिकवर करने के लिए। सब्रोगेशन, यस, सब्रोगेशन का मतलब था स्टेपिंग इनटू द शूज़। और सेक्शन 141 कहता है श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी, सेम, कि अगर पेमेंट कर दिया है तो श्योरिटी के पास ये भी राइट है कि वो क्रेडिटर के पास जो डेटर की सिक्योरिटीज थी, जैसे ये टेबल, तो वो भी रखने का राइट है, उसके पास वो सारे राइट्स हैं अलॉन्ग विद दिस राइट ऑल्सो। सेक्शन 145 में भी एक और राइट है, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, हाँ, ये एक इम्प्लाइड प्रॉमिस है, प्रॉमिस टू होम, प्रॉमिस टू श्योरिटी बाय, पेज नंबर 75 में है, implied promise to indemnify surety. It is another right of surety under section 145 which says that in case of performance or payment of debt or performance of the promise by the surety, debtor is bound to make payment for जितने उसने amount pay किया है उस सब के लिए। अब डेटर की लाइबिलिटी है, इट इज़ एन इम्प्लाइड प्रॉमिस जो कि कॉन्ट्रैक्ट में रहता ही है, तो ये भी एक राइट है, ठीक है। हाँ, और एक और चीज़ है कि ये सिर्फ उतने ही अमाउंट के लिए लायबल है जो कि उसने राइटफुली पे किया है, रॉन्गफुली अगर पे किया है तो उसके लिए लायबल नहीं है, ठीक है। मतलब आपको 100 रुपये पे करने थे, आपने 100 रुपये पे किए, आपने 200 रुपये क्यों पे कर दिए हैं आपको, जबकि उतना नहीं पे करना चाहिए था, तो उसी अमाउंट के लिए है, ठीक है।
सेक्शन 130, हाँ 130, ये दोनों एक्सेप्शन थे, हमने सेक्शन 137 के थे। ये कहता है 136 तो क्लियर हो गया कि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है टू गिव टाइम टू या उसके लिए, और 137 कहता है कि जस्ट बिकॉज क्रेडिटर इज़ नॉट सुइंग द प्रिंसिपल डेटर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। सू नहीं कर रहा है तो उसके कुछ और भी रीज़न हो सकता है ना। जस्ट बिकॉज कि उसने सू करने से मना कर दिया है, नहीं उसके ऊपर कोई केस कर रहा है, डज नॉट मीन दैट श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड। कोई और रेमेडी भी एनफोर्स कर सकता है क्रेडिटर अगेंस्ट द श्योरिटी, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बेलमेंट और प्लेज पढ़ के और एजेंसी पढ़ेंगे, और अगर कोई डाउट्स होगा तो आप पढ़कर आइएगा। पेज नंबर 75 से बेलमेंट और प्लेज है, ट्राई कीजिएगा कि रीड करके आएँ, ईजी रहेगा समझने में। ओके, थैंक यू। एनी डाउट्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो डाउट्स, थैंक यू।